Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So I am your teacher आमना बतूल और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी। पाकिस्तान स्टडीज़ का हम मुताला करेंगे। आपकी जो बुक है 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है ताकि मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड इस नोट्स के ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको डिलीवर इंशाल्लाह लेक्चर इंग्लिश में भी करूँगी, उर्दू में भी, लेकिन जो बेसिक है वो मेरे नोट्स होंगे उर्दू में। ठीक है, तो जो इंग्लिश में है उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि मैं उसको साथ साथ इंग्लिश में भी डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप मैं अगर कर सकूँगी। ठीक है, तो कुछ नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं इसको आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने कि पाकिस्तान है कितना खूबसूरत। जब हम पाकिस्तान को देखें तो हम पाकिस्तान के सरज़मीन पे रहते हैं, तो इसकी तारीख़ का पढ़ना हमारे लिए लाजमी है। कोई हमसे पूछे पाकिस्तान क्यों बना तो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए पाकिस्तान स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि हमारे निसाबी किताब में, ताकि हम वो जान सकें कि एक जो कोर्सेज बुक्स होते हैं कि हम जान सकें कि पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास है क्या। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो मतलब है वो है प्योर लैंड, पाक सरजमीन इसका मतलब है। ठीक है, सेकंड हम पाकिस्तान की नज़राती साज देखें तो पाकिस्तान को हम सबसे पहले डिस्कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान का इंशाल्लाह आप आगे टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो इसमें आप डिटेल में जानेंगे कि पाकिस्तान का नाम किसने अख़ज़ किया था। तो मेरे साथ ही याद कर लें ताकि आपको जब टॉपिक आए तो आपको वो भी ईज़िली याद हो जाए। तो पाकिस्तान का नाम अख़ज़ करने वाली शख्सियत का नाम है चौधरी रहमत अली। ठीक है, हु and discovered the name of Pakistan या who drive the name of Pakistan, तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अख़ज़ किया था 1933 में। कब किया? 1933 में, जनवरी 1933 में एक लंदन में जो है एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने दोस्तों के अंदर पम्फलेट शाये किए थे। वो पम्फलेट क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। वो पम्फलेट कहते हैं किताबचे को जिसमें 4 या 5 पेजेस होते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। वो कहते थे पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, कश्मीर और जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उन इलाकों को इकट्ठा करके एक अलग रियासत बना दिया जाए। ठीक है, और उसको नाम दे दिया जाए पाकिस्तान का। पाकिस्तान के नाम के लिए उन्होंने क्या कहा था? बे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिस्तान, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान। ठीक है, और यही अगर हम इंग्लिश में देखें तो पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड तान फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब हमने देख लिया और पाकिस्तान का नाम किसने अख़ज़ किया था उनका नाम भी जान लिया। अब हम देखते हैं कि नज़रिया होता क्या है। ठीक है, पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम नज़रिए को तो जान लेना कि नज़रिया है क्या। नज़रिया का अगर आप देखो तो नज़रिया सोच को कहते हैं। किसी भी इंसान की सोच हो सकती है या अंदाज हो सकता है या उसका कोई भी मकसद हो सकता है। वो एक बंदे का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ द पीपल भी हो सकता है और बहुत से लोगों का भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम नज़रिया कहते हैं। सबसे पहले नज़रिए की तारीफ माखज़ कहते हैं सोर्सेस को। ठीक है, यानी क्या कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर जो है वो नज़रिया बनता है, किन किन चीज़ों में नज़रिया शामिल होता है, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो बरसगीर में पाकिस्तान का जो नाम था, नाम से एक आज़ाद रियासत कायम हुई। कब? 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या था। अगर अब आपसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या आप इसको हाईलाइट कर लो। स्टूडेंट्स आपके पास हाईलाइटर्स हों, जो मैं आपको लाइन बताऊंगी इसको हाईलाइट कर लें, आप हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, यानी बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में आया था
जो 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या था। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है कि बरे सगीर में किस नाम से 1000 यासर का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। तो आपने लिख लेना है पाकिस्तान, या फिर आपको 20वीं सदी का भी ऑप्शन आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपके पेपर्स में आते नहीं, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो आपने सोचे तरीके से याद करना है। फिर इस वाक़े के पीछे अगर नज़रिया कौन सा नज़रिया कार फरमा था, वो में हम आगे इंशाल्लाह जाके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे। तो एक मजबूत नज़रिया था। किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई नज़रिया होती है, कोई ना कोई सोच होती है। सोच और मकसद के तरीके से ही हासिल किया जाता है, और वो नज़रिया क्या होता है उसको पहले हम नज़रिए को जानते हैं, और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मैं आपको नज़रिया पाकिस्तान के बारे में भी बताऊंगी। नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आइडियोलॉजी। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? आइडियोलॉजी। ठीक है, तो आइडियोलॉजी को पहले हम जान लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो जाए। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी अगर हम इंग्लिश में देखें तो मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स या कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स आइडो एंड लोगोस। इट लिटरली मीन्स द साइंस और स्टडीज ऑफ आइडियाज़। यानी आइडियोलॉजी है दो लफ्ज़ों से यूनान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसे हम आइडो और एन लोगोस कहते हैं, और जिसका मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ आइडियाज़, यानी सोच को पढ़ना, या साइंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस देखें, द आइडियोलॉजी ऑफ एनी नेशन reflects the ideas and inspirations of its people, and religions and culture shape their thinking, which binds them together. अच्छा, किसी भी कौम के लिए जो नज़रिया होता है ना बेटा, वो याद रखिएगा, वो तसव्वुर और लोगों की सोच की अक्कासी करता है, जिसके अंदर मज़हब भी हो सकता है, सकाफ़त भी आती है, आपकी सोच भी आती है, जिसकी वजह से लोग आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आइडियोलॉजी का जो लफ्ज़ है, इसकी तारीफ़ और मायने अगर हम देखें तो जो दानिश्वर हैं, समाजी जो दानिश्वर हैं, जो 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 सोसाइटी को कैप्चर करते हैं, सोसाइटी को देखते हैं कि माशरे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र ने बहुत से मुहक्किकीन ने, और जो लिखने वाले थे और तहकीक करने वाले थे, उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन इनमें से अगर आप देखो तो इसका मायने क्या है, नज़रिए का मायने, इसको हाईलाइट कर लें। जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले जो पैराग्राफ बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से 1000 रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम वाक़या है, इसको आपने हाईलाइट करना है। और दूसरा हाईलाइट करना है कि मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है। अब जबकि इस्तिलाही मायने आप देखो बेटा, इस्तिलाही मायने के लिहाज से इसकी जो है बहुत सी तारीफ़ें दी गई हैं। आप इसमें से कोई सी 3 तारीफ़ें याद कर लो। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है, ताकि अगर आपको पेपर में 2 भी याद रह जाएँ तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि किसी शय के वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र या और नक्शा उभरता और कायम होता है, वो नज़रिया कहलाता है। अगर आप स्टूडेंट्स एक देखो ड्राइंग करते हो, ड्राइंग में आपने एप्पल बनाना है, तो पहले आपके जहन में आएगा कि एप्पल की शेप क्या है। ठीक है, उसकी फिर आप वो सोचते हो कि शेप अच्छा इस तरह से होगी। ठीक है, फिर आपको वो नक्शा पूरा उभर जाता है ना आपके जहन में, आपका पूरा मैप बन जाता है कि अच्छा एप्पल की शेप हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यानी वो सर्कल हम 2 सर्कल्स हम बनाए, तो स्टूडेंट्स हम एप्पल की शेप हम बना सकते हैं। नक्शा सोच और फिक्र के ज़रिए से एक नक्शा उभरता है, वो नज़रिया कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। आपका कोई मकसद है, पर्पज़ है। ठीक है, आप कोई भी मकसद सोच के उसके ऊपर काम करते हो, वो आपकी फ़िक्री सोच होती है। आप इसके बारे में आप एक आइडिया लगाते हो अपने जहन में,
और फिर उसको एक खाके के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तीसरा वो क्या करते हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तमाही सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है, ठीक है। तो नज़रिया क्या है कि आपकी किसी भी मकसद के लिए किसी कौम को इकट्ठा हो जाना, एक सोच के ऊपर इज्तमाही जो सोच कहलाती है, एक बात पर मुत्तफिक हो जाना नज़रिया कहलाता है। फिर उन्होंने 4th डेफिनेशन दी हुई है, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहद करके इसके हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स, अगर ये चारों डेफिनेशन देखें बहुत ईजी हैं और फिंगर टिप्स पे याद होने वाली हैं, ठीक है। अब जो मेन डेफिनेशन है कि नज़रिए से है क्या मुराद, तो आपके पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में भी आ सकता है, तो स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है कि नज़रिए से क्या मुराद है। तो इसको जो है, जो आपकी लास्ट डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें कि नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफक्कुर पर रखी गई है, यानी सोच के ऊपर रखी गई है। किसी एक ख़ास मकसद के लिए इंसान का इकट्ठा हो जाना और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए एक लाहे अमल बनाना, एक प्लान करना, वो क्या कहलाता है, नज़रिया कहलाता है। नज़रिया क्या है कि एक ज़ाब्ता है या प्रोग्राम है, ठीक है। ज़ाब्ता या प्रोग्राम है, एक प्लान करना, ठीक है, प्लान या प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका क्या मकसद है, जिसकी अगर हम बेसिक देखें तो वो फ़िलासफ़ी है और यानी फ़लसफ़ा तफक्कुर पे रखी गई है और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उसमें शामिल हैं, मसलन सियासी, माशरती और अगर हम लास्ट देखें तो तहज़ीबी। तहज़ीबी यानी मतलब आपकी सिविलाइजेशन कैसी है, आपका रहन सहन का तरीका कैसे है, मसाइल के हल के लिए जो लाहे अमल बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, नज़रिया। अब सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी देखते हैं। ये जो आपकी 4 डेफिनेशंस हैं, यानी 5 डेफिनेशंस होगी, इनमें से आपको इसे 3 डेफिनेशंस याद पक्की कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी देखते हैं, यानी नज़रिए के जो माखज़ हैं वो हम देखेंगे। इसके 5 जो हैं वो सोर्सेस हैं। नंबर 1 कॉमन रिलीजन्स, ठीक है। Number 2 common political objectives. Number 3 common educational objectives. Number 4 common economic objectives. Number 5 common cultural objectives. इसको मैं इंशाल्लाह उर्दू की जो है वो आपकी बुक होगी या इंग्लिश की बुक है, इसमें दोनों को मैंने आपको रिलेट करके इंशाल्लाह अच्छे से समझा दूँगी। अभी आप देख सकते हो कि कॉमन रिलीजन्स क्या है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुश्तरका मज़हब। यानी कोई भी कौम जब इकट्ठी होती है तो उसका जो है वो इकट्ठे होकर एक इबादत, उसका मकसद क्या होता है, इबादत करना ही नहीं होता, बल्कि कौम को यकजा करना होता है माशरती तौर पर, ठीक है। अब कोई भी जो आपका मज़हब होता है वो सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि आपकी पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। अगर हम दीन इस्लाम ही देख लें तो इसके अंदर अगर कुरान पाक में आप देखो तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, यानी आपके हर चीज़ पैदाइश से लेकर अगर हमें मौत तक की तमाम मालूमात हमें कुरान से मिल जाती हैं। और इसी तरीके से हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। माशरे की पूरी ज़िंदगी की अक्कासी जो है वो करता है मज़हब, और वो माशरती ज़िंदगी पे ज़रूर असरअंदाज होता है। और अब देखिए आपकी 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में जो है कई हिंदू तहरीकों का आगाज़ हुआ, जिसमें आर्या समाज और ब्रह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इसको हाईलाइट कर लो कि 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कितनी हिंदू तहरीकों का आगाज़ हुआ। तो कई हिंदू तहरीकों का आगाज़ हुआ, लेकिन उनमें से 2 का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 तहरीकें थीं, आर्या समाज और ब्रह्मो समाज, जो बहुत ज़्यादा
क्रिटिकल्स थे। ठीक है, अगर देखो जिसका मकसद ये था कि हिंदू अज़म के अशात यानी हिंदू मज़हब को फैलाना और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। आर्य समाज का अगर आप देखो तो आर्य समाज के जो बानी थे वो पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। उन्होंने एक शुद्धि तहरीक का आगाज़ किया था जिसका मकसद क्या था कि गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था। ठीक है, आप देख सकते हो ये दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, और ये जो थे वो फाउंडर किसके थे? फाउंडर ऑफ आर्य समाज, यानी आर्य समाज के बानी थे, शुद्धि मूवमेंट शुद्धि तहरीक के बानी थे। ठीक है, जिसका मकसद क्या था कि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ करना, यानी जो है हिंदू मज़हब में शामिल करना लोगों को। इसमें क्या था कि गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना था। अगर आप ये बीच में से शुद्धि को छोड़ दें तो सिर्फ इतना ही भी याद कर सकते हैं कि जिसका मकसद था गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना था, यानी गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था। अब ब्रह्मो समाज के बानी कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा थे। इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तकारीर की थी और ये किसके बानी थे? ब्रह्मो समाज के। ठीक है, आप ये इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज के जो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब आपकी थर्ड है कि कांग्रेसी दौरे हुकूमत 1937 से 1937 to 1939 ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें तो इस पूरे टॉपिक में आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। पहली चीज़, पहला पॉइंट, आप इसको नोट डाउन बेशक आप रजिस्टर पे कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब आप नोट्स अपने खोलोगे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो है कि वो ये है कि मज़हब इबादत का मजमुआ नहीं होता बल्कि पूरी कौम की माशरती ज़िंदगी की अक्कासी करता है। दूसरा ये कि 19वीं सदी में बरसगी पाको हिंद में 2 तहरीकों का आगाज़ हुआ था जिसमें ब्रह्मो समाज और आर्य समाज थी। आर्य समाज अगर आप देखें तो इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट का आगाज़ किया था और शुद्धि मूवमेंट शुद्धि तहरीक उन्होंने आगाज़ किया जिसका क्या मकसद था? जिसका मकसद था कि गैर हिंदुओं को हिंदू बनाना था, यानी गैर हिंदुओं को हिंदू यानी शुद्धि हिंदू मज़हब के मुताबिक पाक साफ करना था। दूसरा मकसद, दूसरा अगर आप देखें पॉइंट्स इसमें क्या है कि दूसरे जो थे वो राजा राम मोहन राय थे जो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के और इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त तकारीर की थी। तीसरा पॉइंट देखें कि कांग्रेस रूल 1937 से 1939 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया था और जब उनका रूल स्टार्ट हुआ था उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी। मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम ढा दिए थे। जो है अगर जो मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते थे उन्हें कहते थे कि जो है वो गांधी की मूर्ति की पूजा करें और साथ साथ उनको जो है उनके मज़हब से हटाने की कोशिश की जाती थी। उनको वंदे मातरम का नारा लगाने का कहा जाता था। इसके अलावा तिलक लगाने का कहा जाता था। मस्जिदों में जो मुसलमान जाते थे उन्हें मारा पीटा जाता था। उनको नौकरियों से निकाल दिया गया था मुसलमानों को और तरह तरह के मुसलमानों के साथ